नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की खोज किसने की थी और कब की थी। 17 मई 1498 ईस्वी को यूरोप से आए कुछ नाविकों ने भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहली बार अपना कदम रखा। मानो इन नाविकों के भारत भूमि पर कदम रखते ही भारत के इतिहास ने एक नई करवट ली और भारत का इतिहास कुछ अलग ढंग से लिखा जाने लगा। 17 मई भारत के इतिहास का वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नाविक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने पहली बार भारत की खोज की। अब यह बात सबको खटक रही होगी कि भारत का इतिहास हजारों साल पहले प्रारंभ होता है, जहां दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, जहां मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुस्लिम वंश आदि वंशों के राजाओं ने कई शतकों तक भारत पर राज किया था। फिर भारत की खोज 17 मई 1498 ईस्वी को हुई। ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको बता दें कि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए और भारत के साथ जितने भी व्यापार विदेशों से हुए, वह सब जमीनी रास्तों से, खासकर सिंध प्रांत से हुए। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर हो या मंगोल या फिर चाहे मुस्लिम शासक हो, इन सभी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण जमीनी रास्ते से, खासकर सिंध प्रांत से होकर किए हैं। लेकिन पहली बार कोई विदेशी समुंदर के रास्ते भारत आया, जिसे वास्तव में भारत की खोज कहा गया। प्राचीन काल में भारत सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादों के लिए, खासकर मसाले और कपास के लिए प्रसिद्ध था। दुनिया भर में इन उत्पादों की मांग सबसे ज़्यादा होने के कारण अरब तथा यूरोप में भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा होड़ लगी रहती थी। लेकिन यूरोप के पास कोई व्यापारी मार्ग नहीं था। जो जमीन से जुड़ा व्यापारी मार्ग था, वह अरब देशों से होकर गुजरता था और काफ़ी लंबा और खतरों से भरा हुआ था। उस पर अरब व्यापारियों का कब्जा था और वे इसका इस्तेमाल यूरोप वालों को नहीं करने देते थे। अरब व्यापारी इस स्थलीय मार्ग से भारत आकर भारत से सामान लेकर जाते थे और उस माल को मोटे मुनाफे में यूरोप में बेचते थे। आपको बता दें कि भारत के धन संपदा की चर्चा पूरे विश्व में होती थी, जिस कारण हर कोई भारत आकर व्यापार करना चाहता था। जब भी यूरोपवासी भारत के दौलत के बारे में सुनते थे, तो वो भी भारत में व्यापार करने आना चाहते थे। लेकिन जमीनी मार्ग पर अरब व्यापारियों का कब्जा होने के कारण वे उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करने देते थे। जिसके बाद यूरोप ने व्यापार मार्ग की समस्या को खत्म करने के लिए समुद्री रास्ते के जरिए भारत की खोज करने की सोची। इसके बाद शुरू हुआ भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग खोजने का अभियान। शुरुआत में यूरोप वासियों को कई सालों तक प्रयास करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर कई सारी धारणाएं प्रचलित थी। यूरोप के लोगों का मानना था कि समुद्र में नाव को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि नाव समंदर के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगी और अंत में वह समंदर में डूब जाएगी। इस धारणा के कारण नाविक समंदर में अपनी नाव को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाते थे। इसके अलावा यूरोप में एक और धारणा ये थी कि समंदर के माध्य से एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस रहता है, जो वहाँ इसके इलाके में आने वाले नाव को समुंदर में डुबो देता है। लेकिन फिर एक बार 1460 में यूरोप के पुर्तगाल में जन्मे वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री रास्ते की खोज की, जिसके बाद यूरोप और भारत के बीच व्यापार का एक नया दौर शुरू हुआ। अपने इस कार्य के कारण वास्को डी गामा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अजर अमर हुआ। तो चलिए जानते हैं
कि वास्को दी गामा ने कैसे खोज निकाला भारत को। वास्को दी गामा का जन्म कब हुआ इसकी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि उनका जन्म 1460 से 1469 के बीच पुर्तगाल के दक्षिणी पश्चिमी तट के निकट साइंस नामक स्थान पर हुआ था। वास्को दी गामा के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक उसके पिता एस्तोआवो दी गामा एक सैनिक थे जो अपने राजा के लिए कर वसूलने का काम किया करते थे। पुर्तगाल के जाने माने इतिहासकार टेक्सियर दा अरागाओ बताते हैं कि वास्को दी गामा की शिक्षा एवोरा शहर में हुई, जहां पर उसने नौवहन, गणित और खगोल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। अपने शिक्षा को पूरा करने के बाद वास्को दी गामा पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के लिए काम करने लगे। नौवहन का गहरा ज्ञान होने के कारण राजा ने उसकी नियुक्ति सेटुबल बंदरगाह लिस्बन शहर के दक्षिण में की, जहां वास्को डी गामा को फ्रांस से आने वाले जहाज़ों को पकड़ना था। कहा जाता है कि यह काम वास्को डी गामा ने बड़े ही कुशलता के साथ किया, जिससे राजा ने खुश होकर उसे अपने नौसेना में शामिल किया। नौसेना में शामिल होने के बाद वास्को डी गामा ने जहाज़ को चलाने के और लंबी समुद्री यात्राएं करने के कई तौर तरीके सीखे। इसके बाद पुर्तगाल के गद्दी पर राजा जॉन के बाद बैठे राजा हेनरी ने उत्तर और पश्चिम में कई समुद्री यात्राओं को तथा खोजों को आर्थिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया, जिस वजह से पुर्तगाल के कई नाविक व्यापार के लिए नए इलाकों की एवं स्थानों की खोज करने लगे। इनमें से ज़्यादातर नाविक राजा द्वारा खोजी अभियान के लिए भेजे जाते थे। राजा द्वारा ऐसा ही एक अभियान डियाज नामक नाविक के नेतृत्व में सन 1487 में अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। डियाज यह पहला यूरोपियन नाविक था जो अफ्रीका के दक्षिण में उत्तर माशा अंतरीय तट के पार गया था, लेकिन आगे भयंकर समुद्री तूफान के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका और वहां से वापस अपने राज्य लौट आया। लेकिन उसके इस यात्रा से राजा हेनरी को यह एहसास हुआ कि अफ्रीका का दक्षिणी कोना दुनिया का अंतिम कोना नहीं है और दुनिया उसके सोच से काफ़ी बड़ी है। इस खोज के बाद पुर्तगाली राजा जो हेनरी के बाद गद्दी पर बैठा था, मैनुअल की भारत के प्रति दिलचस्पी और बढ़ी। आखिरकार उसने भारत के खोज के लिए 4 जहाज़ों और 170 नाविकों का एक नया दल बनाया, जिन्हें समंदर के रास्ते भारत की खोज करनी थी। इस दल के कप्तान के तौर पर राजा मैनुअल ने वास्को डी गामा को चुना। वास्को डी गामा को दल का कप्तान चुनने पर दल के बाकी सदस्य काफ़ी चौंक गए थे, क्योंकि वास्को डी गामा को आसपास के लड़ाइयों के अलावा किसी भी बड़े मिशन का अनुभव नहीं था। लेकिन राजा का विश्वास पात्र होने के कारण राजा ने वास्को डी गामा को 4 जहाज़ों और 170 नाविकों का दल का कप्तान चुना था। राजा मैनुअल ने इन 170 लोगों में कई ऐसे लोगों को मिशन के लिए नियुक्त किया जो इस मिशन को पूरा करने का दम भरते थे, जैसे अफोंसो। यह व्यक्ति अफ्रीका के कांगो में कई सालों तक निवास कर चुका था, जिस वजह से ये अफ्रीकी भाषा समझ और बोल सकता था। मॉर्टिन्स, यह व्यक्ति मोरक्को के जेल में सज़ा काट चुका था, जिस वजह से ये अरबी भाषा बोल और समझ सकता था। इनके अलावा राजा ने और भी कुछ लोगों को इस मिशन के लिए चुना था जो खतरनाक स्थलों पर जानकारी निकालने में और अपने साथियों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का दम रखते थे। प्रत्याशी रूप से कोई भी महिला इस मिशन में शामिल नहीं थी। आखिरकार भारत के खोज के लिए बना यह खोजी दस्ता
8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपने यात्रा के लिए रवाना हुआ। वास्को डी गामा 200 टन वजन वाले सेंट गैब्रियल नामक जहाज पर सवार हुआ और उसका छोटा भाई पाउल डी गामा सेंट ट्रॉफिक नामक जहाज पर। लिस्बन द्वीप से लगभग एक सप्ताह तक समुद्र में सफ़र करने के बाद वास्को डी गामा का दल 15 जुलाई को अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप समूह के पास पहुंचा। यहां से आगे निकलने के बाद उनके जहाज खराब मौसम और भारी कोहरे के कारण अलग अलग हुए। वास्को डी गामा का भाई अपने दल के साथ जहाज़ों को लेकर अफ्रीका के अगले यानी कि केप वर्डे द्वीप पर तो पहुंचा, लेकिन वास्को डी गामा के जहाज़ का अब भी कोई अता पता नहीं था। इसके बाद वास्को डी गामा का भाई पाउलो डी गामा दल को लेकर वह द्वीप पर अपने भाई के इंतज़ार में रुका रहा। आखिरकार दोनों भाइयों की मुलाकात 4 दिन बाद उसी स्थान पर हुई। इस बाद वे वही एक सप्ताह तक रुके रहे और फिर वहां से 3 अगस्त को अपने सफ़र पर रवाना हुए। आपको बता दें कि वास्को डी गामा अपने साथ पत्थरों के स्तंभ भी लेकर अपने राज्य से निकला था, जिसका इस्तेमाल वह अपने मार्ग को चिन्हित करने के लिए करता था। वह इन स्तंभों को मार्ग में मिले महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाते हुए आगे बढ़ता था। इसके अलावा वास्को डी गामा अपने सफ़र का नक्शा भी बना रहा था ताकि वापसी के वक्त कोई परेशानी ना हो। केप वर्डे द्वीप से 3 अगस्त को निकलने के बाद वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप स्थान की तरफ बढ़ा। इस स्थान को केप ऑफ गुड होप नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण सिरे का अंतिम स्थान है, जहां से एशिया जाने का रास्ता खुलता है। इस स्थान के बारे में वास्को डी गामा ने सुना था कि केप वर्डे द्वीप से आगे निकलने पर एक तेज़ तूफ़ानी हवा खुले अटलांटिक महासागर में नाविकों को मिलती है, जो जहाज़ों को तेज़ी से उत्तमाशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप स्थान की तरफ ढकेलती है। इसलिए वास्को डी गामा ने अपने दल को पूर्व की ओर मुड़कर अफ्रीका के किनारे किनारे साथ चलने के बजाय खुले समुद्र में दक्षिण की ओर चलने को कहा। इसके बाद वास्को डी गामा और उसका दल कई दिनों तक खुले समुद्र में सफ़र करता रहा। फिर तारीख 1 नवंबर को वे सभी किनारे पर पहुँचे। यह किनारा उत्तमाशा अंतरीप से करीब 150 किलोमीटर पहले मिला था। इस स्थान पर वास्को डी गामा और उसका दल करीब 15 दिनों तक रुका रहा। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने अपने जहाज़ों की मरम्मत की, खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त किया और यही उन्होंने करीब 15 दिन बिताए। इस स्थान के बारे में वास्को डी गामा के वृत्तांतकार ने लिखा कि उन्होंने इस स्थान पर कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनकी चमड़ी का रंग भूरा था। वे सील के लिए हिरन का मांस खाने लगे वाले लोग थे। वे अपने साथ हमेशा कुत्तों को लेकर चलते थे। उनके कपड़ों के बारे में वृत्तांतकार ने बताया कि चमड़े के वस्त्र धारण करते थे। इस स्थान पर लगभग 15 दिन बिताने के बाद वास्को डी गामा अपने दल के साथ 16 नवंबर को उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप स्थान की ओर रवाना हुआ। लगभग एक सप्ताह तक समुद्र में सफ़र करने के बाद वास्को डी गामा और उसके साथी 22 नवंबर को इस स्थान पर पहुँचे जहाँ शायद कोई आज तक पहुँच पाया था। इस उत्तमाशा अंतरीप स्थान पर पहुँचने के बाद वास्को डी गामा ने यह महसूस किया कि उसका भारत तक मार्ग खोजने का सपना जल्द हकीकत बन जाएगा। इस उत्तमाशा अंतरीप स्थान पर पहुंचने के बाद वास्को डी गामा और उसके साथियों का
स्थानिक लोगों ने जमकर विरोध किया। अंत में उनकी झड़प वहां के स्थानिक लोगों से हुई और वास्को डी गामा को जीत मिली। इस स्थान पर वास्को डी गामा ने अपने जहाज़ों की मरम्मत की और वहां से मतलब उत्तमाशा अंतरिक्ष स्थान से 7 दिसंबर को अपने आगे के सफ़र के लिए निकला। उत्तमाशा अंतरिक्ष स्थान के आगे वास्को डी गामा को एक और तट मिला। इस तट के पास वो क्रिसमस के मौसम में पहुंचा था, इसलिए उस तट का नाम वास्को डी गामा ने एक कर्मीदल ने नैटाल रखा। नैटाल एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ क्रिसमस होता है। आपको बता दें कि यह नाम आज भी उस स्थान के लिए प्रचलन में है। जनवरी तक ये सभी लोग नैटाल के आगे वाले एक तटीय क्षेत्र मोजाम्बिक पहुँचे, लेकिन इस स्थान पर भी वास्को डी गामा को भारी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि मोजाम्बिक यह स्थान हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान था, जिस पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। जब वास्को डी गामा अपने दल के साथ यहाँ पहुँचा तो वहाँ के स्थानिक लोगों ने शुरुआत में उनकी काफ़ी मदद की, क्योंकि उन्हें लगा कि वास्को डी गामा और उसके साथी मुसलमान हैं। वहाँ के स्थानिकों के इस भूल का फ़ायदा वास्को डी गामा और उसके साथियों को काफ़ी हुआ। उन्होंने अपना पड़ाव डाला, अपने जहाज़ों की मरम्मत की। वास्को डी गामा ने किनारे पर खड़े 4 से 5 ऐसे जहाज़ देखे जो सोना, चांदी और मसालों से लदे हुए थे। वास्को डी गामा की मुलाकात इसी स्थान पर एक ऐसे स्थानिक से हुई जो कभी कभार भारतीय समुद्री तटों की यात्रा किया करता था। इससे वास्को डी गामा को विश्वास हुआ कि वह जिस मार्ग से भारत की खोज कर रहा है वह सही मार्ग है। इससे उसका हौसला और बढ़ा। लेकिन एक दिन जैसे ही स्थानिकों को ये पता चला कि वास्को डी गामा एक यूरोपियन नाविक है और वह मुसलमान नहीं है, तो वहाँ के स्थानिक काफ़ी क्रोधित हो उठे। वो वास्को डी गामा और उसके साथियों को बंदी बनाने के लिए आगे आए, लेकिन वास्को डी गामा अपने सूझबूझ के चलते अपने सभी साथियों के साथ वहाँ से सुरक्षित बच निकला। मोजाम्बिक से भाग निकलने के बाद वास्को डी गामा और उसका दल केनिया की ओर गया। और 7 अप्रैल 1998 को वो केनिया के मोम्बासा शहर पहुंचा, जहां पर वो कुछ गोरे लोगों से मिला जो ईसाई थे। उनसे वास्को डी गामा को पता चला कि मोजाम्बिक का मुसलमान उसे पकड़ने की योजना बना रहा है। जैसे ये खबर उसे पता चली, वह मोम्बासा से जल्द ही अपने दल के साथ वहां से भी भाग निकला। मोम्बासा से भाग निकलने के बाद वास्को डी गामा समुंदर में बिना किसी जानकारी के सफ़र करने लगा। कुछ दिन समुंदर में सफ़र करने के बाद वास्को डी गामा को रास्ते में एक छोटी नाव मिली, जिस पर 4 लोग सफ़र कर रहे थे। वास्को डी गामा ने उनसे भारत जाने का रास्ता पूछा, जिसके बाद नाव में सवार एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स ने उन्हें बताया कि उन्हें आगे नामक एक तट जहां पर कुछ भारतीय नाविक रहते हैं। अपने पास दूसरा कोई चारा न होने के कारण वास्को डी गामा को उस मुस्लिम शख्स पर भरोसा करना पड़ा और वह सीधे मिलिंदा तट के तरफ रवाना हुआ। मिलिंदा तट पर पहुंचने के बाद वास्को डी गामा की मुलाकात कुछ भारतीय नाविकों से हुई। उनसे मिलकर वास्को डी गामा को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, इसलिए वह उसी तट पर कुछ दिन रुका रहा, जहां उसने अपने जहाज़ों की दोबारा मरम्मत की थी। इसी तट पर वास्को डी गामा की मुलाकात एक ऐसे भारतीय गुजराती नाविक जिसका नाम क्रांजी मालम से हुई, जो भारत जाने का रास्ता जानता था।
अपने पास दिशाओं का जानकार और निदेशक न होने के कारण वास्को डी गामा ने उस भारतीय गुजराती नाविक को ही अपने दल के साथ काम पर रखा जो वास्को डी गामा के दल का आगे नेतृत्व करने वाला था। इसके बाद अगले 20 दिनों तक हिंद महासागर में सफ़र तय करने के बाद उस गुजराती नाविक ने वास्को डी गामा को भारत के कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुंचा दिया। भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने के बाद कालीकट के राजनयिक ने वास्को डी गामा को मिलने का न्योता भेजा, लेकिन वास्को डी गामा को सफ़र में इतनी बाधाएं मिली थी कि अब उसे किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। वो भारतीयों को भी अपना दुश्मन ही मानता था। लेकिन कुछ दिन कालीकट के स्थानिक लोगों के बीच में बिताने के बाद उसे लगा कि भारतीय लोग बुरे नहीं हैं, जैसा कि वो समझ रहा था। बाद में वह राजनयिक से मिलने उनके दरबार गया, जहां उसका भारी स्वागत हुआ। वास्को डी गामा ने भारत में लगभग 3 महीने बिताए। इन 3 महीनों में उसने भारत से जुड़ी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की और उसे लेकर वह अपने देश लौट गया। लौटते समय कालीकट के राजनयिक ने उसे एक पत्र भी दिया जो मलयालम भाषा में लिखा हुआ था और उसमें राजा के नाम संदेश था। संदेश में लिखा हुआ था कि वास्को यहाँ आया था। 18 सितंबर 1498 को वास्को डी गामा लिस्बन लौटा। इस 2 साल के सफ़र में वास्को डी गामा ने लगभग 38,600 किलोमीटर की लंबी समुद्री यात्रा की। इतने बड़े लंबे सफ़र के दौरान उसके कई साथी थक बीमार पड़ गए थे, तो वहीं कुछ यात्रा के दौरान मारे गए थे। जब वास्को डी गामा अपने राज्य से लगभग 2 सप्ताह की दूरी पर था, तभी उसका भाई और एक साथी बीमार पड़ा और रास्ते में ही मर गया, जिसके बाद वास्को डी गामा ने अपने बाकी जहाज़ों को लिस्बन लौटने को कहा। वह पीछे अपने भाई का दाह संस्कार करने के लिए रुका। अपने भाई का और एक साथी का दाह संस्कार करने के बाद वास्को डी गामा भी लिस्बन शहर पहुंचा, जहां उसका बड़े जोश के साथ स्वागत हुआ। वास्को डी गामा के इस साहसिक यात्रा की चर्चा पूरे यूरोप में होने लगी। हर कोई अब वास्को डी गामा को पहचानने लगा था। इसके बाद उसके द्वारा खोजे गए रास्तों से यूरोप के सभी देशों ने अपने अभियान भारत भेजे और वह सफल भी हुए। इस खोज के 1 दशक बाद भारत यूरोपियन देशों की कॉलोनी बनता गया और आगे भारत के साथ क्या हुआ ये तो सब आप जानते हैं। कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भी भारतीयों पर जुल्म ढाए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद।